गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आगे हमारे पास में है एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित अचालक गोला, ठीक, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ये आगे हमारे पास में इसके एप्लीकेशन में आता है। अब क्योंकि ये अचालक है गोला, तो आप इसके जब आवेश देंगे इसमें, तो वो आवेश इसके प्रति एकांक आयतन में एक समान रूप से फैलेगा, मतलब कि वो जहाँ है वहीं रहेगा। उसके पृष्ठ पर भी हम अलग से आवेश देंगे, उसके अंदर भी, तो वो जहाँ है वहीं रहेगा, गति नहीं करेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आवेश जो है उसके प्रति एकांक आयतन में एक समान रूप से फैलेगा। तो हमारे पास में ये गोला है और इस गोले के अंदर, गोला r रेडियस का है, ठीक है, इसके सेंटर से r रेडियस मान के चल रहा है, ठीक। इसको जो हमने आवेश दिया है वह आवेश इसमें एक समान रूप से फैला है, ओके। तो आवेश एक समान रूप से इसके प्रति एकांक आयतन में फैल गया, तो हमारे पास में कौन सा आवेश घनत्व इसमें आएगा? तो हमारे पास में इसमें आवेश घनत्व आएगा आयतन आवेश घनत्व। तो प्रति एकांक आयतन पर आवेश कितना? रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से आप क्यू का मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। क्यू इज इक्वल टू 4/3 रो पाई आर क्यूब। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी। इन दोनों को एक ही इक्वेशन दे देता हूँ मैं, 1 नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब गाउस के नियम से, अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो गाउस का नियम क्या कहता है कि E डॉट डी ए, या हाँ E डॉट डी ए लगा लेते हैं फिलहाल अपन, E डॉट डी ए बंद पृष्ठ के लिए इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो पॉइंट है P बिंदु, वो केंद्र से r दूरी पर होगा और r दूरी से वो इसके बाहर भी हो सकता है, इसकी सतह पर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, भीतर, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि P बिंदु इस जगह पर है, तो हमने एक स्मॉल r रेडियस के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी। ये गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी तो यहाँ पर हमारे पास में एक क्षेत्रफल अल्पांश है dA। तो ये क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक ही होगी, dA और E दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। इसलिए हम कह रहे हैं पहला पॉइंट कि यदि r इज ग्रेटर देन r, यानी कि बिंदु जो है वो गोले से बाहर उपस्थित है, तब उस स्थिति में गाउस के नियम से E dA इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या हुआ कि E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक ही है ना, इसलिए यहाँ चूँकि ये लिख देंगे अपन, ठीक है। अच्छा, समीशन ऑफ क्यू की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल Q। और यहाँ लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू, इसको दिया गया आवेश कैपिटल Q है इसलिए। अब dA क्या रहा? इसका क्षेत्रफल कौन से गोले का? जो गाउसियन पृष्ठ हमने बनाया उसका क्षेत्रफल। गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। स्मॉल r है तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r है, स्मॉल r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले के लिए हम क्या कर रहे हैं? Q का मान रख रहे हैं इसमें, यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं? Q का मान रख रहे हैं। अब Q का मान क्या है आपके पास में? E इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, रो पाई r क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो हमारे पास में जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बचा E इज इक्वल टू
रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और बाहर आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूले आपको दिखे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दो फॉर्मूलों में क्या है, अच्छा बाहर है इसलिए आप आउटसाइड ओ लिख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस के लिए ई एस लिख सकते हैं और इनसाइड के लिए ई इन लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास में ई नॉट आया है, ई ओ आया है बाहर की ओर, वो रेडियस इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ ये शो कर सकते हैं थोड़ा सा कि जो विद्युत क्षेत्र है वो गोले के बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान वैसे वैसे कम होगा, इस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड केस क्या कहता है कि यदि r इज इक्वल टू आर, यानी कि जो पॉइंट है P पॉइंट, वो अब कहाँ आ गया, सतह पर आ गया है। तो सतह पर जब आ गया तो आपको दिख रहा है r इज इक्वल टू आर, तो दोनों फॉर्मूला में आप कैपिटल R पुट कर देंगे। तो E जो सरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारे पास में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। इस कंडीशन में ये R पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और आगे हमारे पास में इस वाले फॉर्मूले के लिए हम कह रहे हैं ई एस इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पर आपने कैपिटल R पुट किया तो आर स्क्वायर आर क्यूब, कितना बचा, केवल R। ये पॉइंट आपके पास में होगा। ठीक है, थर्ड केस क्या कहता है कि यदि R इज लेस देन कैपिटल R, तब पॉइंट कहाँ चला गया, गोले के भीतर। अब कैसा डायग्राम बना, अगर पॉइंट भीतर चला गया है तो ये तो बड़ा वाला गोला हम मान के चल रहे हैं। ठीक, ये 4 दे दिया हमने, इसको सपोज कीजिए, रेडियस हमने मान ली कैपिटल R, लेकिन जो अब अंदर जो पॉइंट आ गया है वो सेंटर से स्मॉल r दूरी पर इस जगह पर P पॉइंट, तो हमने क्या किया, एक अंदर ही गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी। अब क्या हुआ कि ये बंद पृष्ठ के अंदर जो चार्जेस हैं हमें सिर्फ उनके लिए ही विद्युत क्षेत्र मिलेगा, बाकी किसी के लिए नहीं मिलेगा। तो हमें बाहर वाले को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अब अंदर वाले के लिए हमें क्या डेरिवेशन क्या याद रखना पड़ेगा, तो देखिए बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, बंद पृष्ठ में आवेश, ये बंद पृष्ठ, अगर ये बंद पृष्ठ नहीं था उस कंडीशन में संपूर्ण आवेश कितना था, Q। लेकिन जैसे ये बंद पृष्ठ में आया अब आवेश हो गया Q डैश, चेंज हो गया। तो Q डैश इज इक्वल टू, अच्छा अगर मैं फॉर्मूला यहाँ से निकालना चाहूँ तो Q इज इक्वल टू रो वी, तो Q डैश इज इक्वल टू रो वी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब ये V तो कौन सा है, जो अंदर वाला पृष्ठ है वो, और रो कौन सा लेंगे आप, तो रो आप ये वाला पुट करेंगे। ठीक है, रो आप ये वाला पुट कर देंगे और जो V है वो इस अंदर वाले पृष्ठ का लेंगे। तो हमारे पास में टोटल क्या हो गया, देखिए Q डैश इज इक्वल टू, रो कितना है, रो है आपके पास में Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, और इनटू में V यानी कि इसका आयतन, छोटे वाले गोले का गाउसियन पृष्ठ का आयतन वो है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो Q डैश हमारे पास में बचेगा Q R क्यूब अपॉन R क्यूब। अब लगाइए गाउस का नियम, तो गाउस के नियम से हमारे पास में E डी ए बंद पृष्ठ के लिए इज इक्वल टू समीशन ऑफ Q की जगह Q डैश आ गया, इसको आप समीशन ऑफ Q मानेंगे, तो Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q डैश की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ से, तो E और डी ए आपके पास में हो जाएगा बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, 4 पाई R स्क्वायर। Q डैश आपके पास में हो जाएगा Q R क्यूब अपॉन R क्यूब, स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसमें से R स्क्वायर और ये क्यूब हट गया, तो हमारे पास में टोटल वैल्यू क्या आ गई, देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास में टोटल वैल्यू है E की, E इज इक्वल टू Q अपॉन
4 पाई आर क्यूब चला जाएगा उधर, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट लगाना हम भूल गए हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी आएगा ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास में बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है गोले के भीतर वो दूरी के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि आर के समानुपाती होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला जो हम निकालना चाह रहे हैं वो हम निकालते हैं क्यू की वैल्यू रख के। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक है। रो भी आएगा, चाहे तो यहाँ लगा लें चाहे वहाँ लगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया हमारे पास में, और पाई से पाई और 4 से 4, तो E इज इक्वल टू आपके पास में बच गया केवल रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्यों। और इसके साथ में आपके पास में बच गया एक, हाँ यही होगी वैल्यू। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कुछ रह गया क्या देखते हैं, और आर, इस आर हमारे पास में, हाँ ये आर रह गया है, तो इस आर को भी यहाँ हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमको यही बताता है कि E जो है वो समानुपाती है आर के। अब ग्राफीय निरूपण कैसा होता है इसका वो देखते हैं। ग्राफ में आप इसको कैसे बताएंगे, तीनों सिचुएशन एक ही लाइन पे एक ही ग्राफ में बतानी है आपको। तो यहाँ पे आप E, ठीक है, बीच वाला पॉइंट तो R इज इक्वल टू आर वाला, इधर वाला पॉइंट फर्स्ट और इधर वाला सेकंड। फर्स्ट पॉइंट क्या था, R इज ग्रेटर देन R, और लास्ट पॉइंट R इज लेस देन R। अब जो बीच वाला पॉइंट है उसमें तो निर्भर कर ही नहीं रहा है, इसलिए लंबी एक सीधी लाइन बना देते हैं हम, ठीक है। इधर वाले में क्या हो रहा है कि वैल्यू इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे बढ़ेगी, ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगी। और इसके बाद में क्या होगा, इन डिक्रीज होगी आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको यू बना दें। तो हमारे पास में यहाँ पर E समानुपाती आर, यहाँ पे E व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर है ना, और यहाँ पर तो आपके पास में डिपेंड करता ही नहीं है, कांस्टेंट। ये हमारे पास में इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये है हमारे पास में अचालक गोले के लिए, क्योंकि इसमें आवेश गति नहीं करता है, तो जहाँ आवेश दिया गया है वो प्रति एकांक आयतन में एक समान रूप से फैलेगा। आपको याद क्या रखना है, ये टर्म से याद है, क्यू डैश जरूरी है, क्योंकि आवेश यहीं रहेगा अंदर सब जगह। तो ये जो बाहर आवेश है बंद पृष्ठ के बाहर, वो गाउस के नियम में इंक्लूड नहीं होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आगे हमारे पास में है आवेशित चालक सतह पर बल। तो चालक की सतह पर जो बल होता है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो हम अब निकालेंगे। तो आवेशित, ये एप्लीकेशंस खत्म हो चुके हैं, अब नया टॉपिक चालू हो रहा है। आवेशित चालक की सतह पर बल। समझते हैं इसको, देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक चालक है इस तरीके से, ठीक है। इस चालक पर हमने कुछ आवेश दिया, इस तरीके से। अब जब आवेश दिया है तो क्या होगा, आवेश एक समान है और सेम नेचर का है, तो क्या करेगा, ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो अगर मैं इसके किसी अल्पांश की कल्पना करूं, एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, ठीक है, तो इस अल्पांश पर बाकी के हिस्से के द्वारा भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। अब इसका एक पर्टिकुलर छोटा सा हिस्सा लिया तो उस पर जो बाकी का हिस्सा है वो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। इसी प्रकार से मैं छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से लूंगा तो उन सब पर बल लगेगा। तो जब मैं इस छोटे से हिस्से का, जिसका क्षेत्रफल dA है, अगर मैं उस हिस्से पर बल लगा हुआ बल निकाल लेता हूँ और उसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, समाकलन कर देता हूँ, तो पूरे हिस्से का बल आ जाएगा। तो हमारे पास में अब दो अल्पांश हो गए, एक
दो हिस्से हो गए इस चालक के, एक तो ए बी और एक ए सी बी। ठीक है, अब दो ही अपने पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट हम लेते हैं चालक के बाहर जिसका नाम है P1 और एक पॉइंट लेते हैं चालक के भीतर जिसके लिए P2 होगा। ठीक है, जब अल्पांश नहीं है, सपोज कीजिए अल्पांश नहीं है, उस कंडीशन में P1 पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। अगर मैं ये पूछूं कि EP1 कितना होगा तो आप कहेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हमने चालक पट्टिका पढ़ी है। चालक पट्टिका जब होती है, चालक पट्टिका के लिए बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने शीट पढ़ी थी लेकिन वो अचालक थी, उसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन वो अचालक है। हम क्या कर रहे हैं, चालक के लिए। अच्छा, भीतर कितना, तो भीतर हमारे पास में होता है 0। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ये अल्पांश नहीं है तब की बात है। अब बात करते हैं हम अल्पांश की। जब हम इसे दो अल्पांशों में विभक्त कर देते हैं तो ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है E1 और ए सी बी के कारण E2। ठीक है, ये दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। ए बी उत्पन्न कर रहा है E1 और ए सी बी उत्पन्न कर रहा है E2। तो P1 बिंदु पर E1 विद्युत क्षेत्र यानी कि ए बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कौन सा E1, उसकी डायरेक्शन क्या इस तरफ होगी। ए सी बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ ही होगी, यानी कि EP1 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, अंदर वाले की बात करते हैं। ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ E1, ठीक है, और ए सी बी का इस तरफ E2। तो हमारे पास में जो EP2 होगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक, समझ में आ रही है ना बात, है ना, इजी है। आगे देखिए, हम इन दो इक्वेशंस को लेके चल रहे हैं। तो ए सी बी के कारण अरे तो P1 पर विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र P1 पे कितना हो गया, तो EP1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, P2, अच्छा इसको यूं भी लिख सकते हैं, EP1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2, इक्वेशन फर्स्ट। अब P2 पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना, तो P2 पर हो गया EP2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, लेकिन EP2 तो क्या है, 0 है, तो 0 E1 माइनस E2, यानी कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। अब हमें जो विद्युत क्षेत्र निकालना वो छोटे वाले के लिए नहीं निकालना, बड़े वाले के लिए, क्योंकि वही तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, बल लगा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन 1 आई है समीकरण 1 से, उसमें हम क्या कर रहे हैं, E1 की जगह E2 पुट कर रहे हैं। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E2 प्लस E2। तो हमारे पास हो गया 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 3। ये तो आया E2। अब E2 के कारण बल, तो देखिए बल की डेफिनेशन हमारे पास में, क्योंकि DF यानी कि जो बल लग रहा है छोटे से अल्पांश पे, DF छोटे से अल्पांश पे छोटा सा बल DF लग रहा है, तो वो DF क्या E2 इंटू DQ हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो चार्जेस है वो DQ है, तो E2 विद्युत क्षेत्र के कारण DQ चार्जेस पे DF बल लग रहा है। ओके, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम क्या कर रहे हैं, E2 का मान यहाँ पुट कर रहे हैं। तो DF इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ, और जो DQ हमारे पास में है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्मा जो होता है वो DQ अपॉन DA होता है, पृष्ठीय आवेश यहाँ से जो होता है वो DQ अपॉन DA होता है। तो DQ इज इक्वल टू आपके पास में सिग्मा DA बनेगा। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करते हैं। तो DF जो बल हमारे पास में इस सतह पर लग रहा है वो कितना लग रहा है, DF इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DA। संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना लगेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए
ये बल हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक तो ये बल आ गया। अब यहाँ चाहे तो हम, क्योंकि सिग्मा हमारे पास में होता है, क्योंकि E हमारे पास में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास हो सकता है एप्सिलॉन नॉट E। तो हम ये वैल्यू इस जगह पे पुट करेंगे सिग्मा की जगह पे, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, अगर मैं सिग्मा की जगह ये पुट करता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये dA आ जाएगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 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 नॉट E स्क्वायर और साथ में आपके पास में dA बचेगा। तो सेकंड फॉर्मूला जो बल का है वो ये रहेगा। 3 समीकरण हो गई, ये 4 है और ये 5वीं इक्वेशन। ठीक, ये हमारे पास में कुछ F की वैल्यू है। अब क्या होता है कि जब बल लग रहा है तो ये क्या कर रहा है, आवेशी चालक की सतह ये दाब महसूस कर रही है, और चूंकि बल जो है वो लंबवत बाहर की ओर है, इसलिए जो दाब होगा वो भी बाहर की ओर ही उत्पन्न हो रहा है, अनुभव हो रहा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, अतः दाब मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल, तो दाब हमारे पास में हो जाएगा P इज इक्वल टू F अपॉन A। और अगर आपके पास में dA है तो आप यहाँ पे dA भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्यों? क्योंकि dA से dA कैंसिल, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो A आएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो दाब का छठा नंबर फॉर्मूला वो ये रहेगा। इस तरीके से हम किसी भी आवेशी चालक सतह के लिए हम इस प्रकार से बल और दाब निकाल सकते हैं। अब क्या होगा कि जो आवेशित चालक सतह है उसमें ऊर्जा का संचय जो होता है वो हम ज्ञात कर रहे हैं। तो एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, अब उसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। जो ये फॉर्मूला आपके पास में आया है दाब का है, F की जगह यहाँ दाब है। ये जो दाब का फॉर्मूला आया है, कभी कभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला देते हैं जिसमें P नहीं लिखा होता है, X लिखा होता है। X इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो आपको ये पता करना रहता है कि ये जो फॉर्मूला है ये कौन सी राशि को बताता है, कौन सी क्वांटिटी को बताता है। तो आप इनकी विमाएँ निकाल के बताएंगे, वो दाब की विमा के बराबर आएगी। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ किया जाता है, जो कि 11th क्लास में हमने पढ़े थे। आगे हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो चालक की सतह है, जब उस पर आवेश दिया गया है तो चालक की सतह पर बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर बल उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इस बल के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बल बाहर की ओर लग रहा है, तो ये दाब भी बाहर की ओर लग रहा है, ये फैलना चाह रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर बाहर से कार्य करके उसको थोड़ा सा संकुचित कर रहे हैं। अब हमने इसको कितना संकुचित किया, तो सपोज कीजिए इसकी पूरी रेडियस थी R और हमने इसको dr रेडियस तक संकुचित किया, मतलब कि हमने गोले को संकुचित कर दिया है। अब गोले को संकुचित किया तो अब इसकी रेडियस कितनी हो गई, r माइनस dr। ठीक है, अब जो dr दूरी तक हमने इसको संकुचित किया है वो कार्य निकालना है। dr दूरी तक संकुचित करने के लिए किया गया कार्य निकालना है f dr, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर अगर ये फाइंड हो जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो रहा है उसके कारण बल कितना हुआ, चालक की सतह पर बल जो कि लंबवत बाहर की ओर है वो है हमारे पास में F इंटू कितना, तो 1/2 भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और dA। ठीक है, और एक और फॉर्मूला इसका था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, dA। आगे तथा दाब कितना, P इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।
ठीक है, हमें चाहिए एफ डॉट डी आर। अगर मैं इसकी वैल्यू, इसको मैं समीकरण 1 दूँ तो समीकरण 1 से डी ए जो है वहाँ पर हम रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। डी ए की जगह वैल्यू रख दी हमने, पूरा गोला था। ठीक है, अब डी आर दूरी तक संकुचित करने के लिए क्या क्या कार्य, संकुचित करने के लिए कार्य कितना करा हमने, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम एफ डी आर कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। अब ये पूरी चीज़ हमारे पास में आयतन में परिवर्तन को शो करती है। यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू डी वी, आयतन में वृद्धि या परिवर्तन, ये इसको शो करती है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी। ठीक, और यही किया गया कार्य परिभाषा से हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा। तो डी यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी। ठीक, अब हमें क्या करना है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा निकालनी, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व भी। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा बटा आयतन डी यू बाई डी वी, जिसको हम यू वी से भी प्रदर्शित करेंगे, यू वी से भी प्रदर्शित करेंगे। तो यू वी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में, डी वी से डी वी कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बचेगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सेम वैल्यू बचेगी। ये प्रति एकांक आयतन में ध्यान रखिए ऊर्जा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ऊर्जा की डायमेंशन और दाब की डायमेंशन एक ही आ रही है तो गलत है। ऊर्जा की डायमेंशन यहाँ से निकलेगी, यहाँ से नहीं। ये तो प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा है, ठीक है, फर्क है दोनों में। ये हमारे पास में प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में जो संचित होती है वो आई है। ठीक, अब हम करेंगे साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य या संतुलन अवस्था। साबुन के बुलबुले का संतुलन, अब वो किस तरीके से है देखते हैं। साबुन के बुलबुले की 2 लेयर होती है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है दाब आधिक्य भी। तो नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, साबुन के बुलबुले का संतुलन। साबुन के बुलबुले का संतुलन, देखो साबुन के बुलबुले की 2 लेयर होती है, हमें पता है। तो इसका दाब आधिक्य कितना, पी एक्सेस इज इक्वल टू 4T अपॉन आर, ये दाब आधिक्य। अब दाब आधिक्य होता क्या है, कोई भी बुलबुला जब फूलता है ना, बुलबुला जब बनता है तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि उसके आंतरिक सतह पर दाब जो होता है वो बाहरी सतह पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, और दाब में इस अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं, जिसके कारण वो फूलता है। अब दाब आधिक्य का मान अगर बढ़ता जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब बुलबुला फूट जाएगा। तो जब बुलबुला फूट जाता है तो उस कंडीशन को संतुलन अवस्था हम कह रहे हैं, है ना, वो निकालनी है अपने को। तो उस समय क्या होगा, दाब आधिक्य इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, दाब आधिक्य बढ़ता जा रहा, हम जाते हैं संतुलन की अवस्था, तो दाब आधिक्य 0 कर दो, बुलबुला फूटे नहीं। आगे चलते हैं, संतुलन अवस्था में क्या होगा, P ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो दाब आधिक्य अंदर से और बाहर वायुमंडलीय दाब हमारे पास लगेगा। अब क्योंकि हमने इसका आवेशित किया है, अब आवेशित करने के साथ क्या हुआ, एक दाब और लगा, एक्सटर्नल दाब P, वो कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इतना दाब और लग गया है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल इतना दाब और लगा, तो हमारे पास में टोटल क्या हो गया, अतः दाब आधिक्य
कितना, एक तो पी एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इसको संतुलित कौन करेगा, 4t अपॉन आर, जहाँ टी क्या है, यहाँ टी क्या है, पृष्ठ तनाव, और आर त्रिज्या बुलबुले की, ये दो चीजें, ठीक है। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में P जो दाब आधिक्य आपके पास में है वो शून्य हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ओह सॉरी, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4t अपॉन आर। तो यहाँ से हम आर क्यूब निकाल सकते हैं, यहाँ से सॉरी यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू 4t इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, यानी कि आर इज इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। एक फॉर्मूला यहाँ से ये निकलेगा। दूसरा हमारे पास में सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आर नीचे 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, तो रेड इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। सेकेंड फॉर्मूला सिग्मा का निकलेगा, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला हमारे पास में निकलेगा चार्जेस के लिए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा डी ए, हाँ Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा ए, या हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा की जगह वैल्यू लिख देंगे हम 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, और a की जगह हम लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है Q इज इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है ना। अगर मुझे इसको अंडर रूट में चेंज करना है तो आर स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो वापस आर स्क्वायर ही आएगा। तो अंडर रूट वाली जो है वैल्यू वो अंदर निकल जाएगी, या फिर आप इसके अंदर से बाहर निकालें। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन, Q इज इक्वल टू 4 पाई 8t एप्सिलॉन नॉट, ऐसा का ऐसा हमारे पास में इनटू यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट आर। अगर मैं इन दोनों को, अंडर रूट आर का मतलब क्या है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं r की पावर 2 इंटू आर की पावर माइनस 1/2। आधार समान घाते जोड़ दें तो 3/2 आ जाएगा आंसर हमारे पास में, है ना। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 4 पाई 8t एप्सिलॉन नॉट और r की पावर 3/2। इसको कैसे लिखा जाता है, आर क्यूब का रूट, है ना। तो 4 पाई 8t एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब का रूट इसको लिखा जा सकता है, तो आर क्यूब हमारे पास में अंदर आ जाएगा, रूट पूरे पे लग जाएगा। तो ये इस तरीके से हम क्यू का मान इसमें निकाल सकते हैं, ये वाला 3rd नंबर फॉर्मूला इस तरीके से, ठीक है। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली बार लेंगे।